Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the 2017 MD-CAT paper review HS. Let's start. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अमजद तंजीम। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पास पेपर्स को भी साइड बाय साइड डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स हर टॉपिक के आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं एमडी कैट के हवाले से, और साथ ही साथ हम पास पेपर्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो पास पेपर डिस्कस किए हैं वो हमने यूएचएस के 2008 से लेकर 2016 तक जो टॉपिकल वाइज पास पेपर थे उन्हें डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम 2017 का जो यूएचएस का एमडी कैट का पेपर था उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इसके एमसीक्यूज़ को ध्यान से सुनना है, इनकी ट्रिक्स को समझना है कि किस एमसीक्यूज़ के अंदर कौन सी ट्रिक यूज़ की गई है, कौन सा कीवर्ड यूज़ किया गया जिससे हमें आइडिया हो कि इसका एक्चुअली आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना 2017 का यूएचएस का एमडी कैट का पेपर। सबसे पहला एमसीक्यू आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू फेवर्स डैश ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कह रहे कि जब आपके टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है तो उसकी वजह से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसके साथ क्या होता है। तो स्टूडेंट, जब हम जानते हैं कि जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर आती है, तो लंग्स की जो एल्वोलाई होती हैं, एल्वोलाई के इर्द गिर्द जो कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, तो हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर लेती है और क्या बना लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन आकर ब्रेक होती है। हमें पता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक बहुत ही अनस्टेबल सा कंपाउंड है और ये जाकर ब्रेक होता है उस जगह पर जहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो अभी उसने यही पूछा कि जहाँ पे टिश्यूज़ के अंदर जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है तो वहाँ पे जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगी। ऑप्शन ए है डिसोसिएशन होगी उसकी, मतलब ब्रेकडाउन हो जाएगी उसकी। बी फॉर्मेशन होगी। सी स्टेबिलिटी होगी। डी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है एट द लेवल ऑफ लंग्स, क्योंकि लंग्स से वो ऑक्सीजन को लेती है, रिसीव करती है और अपने साथ बाइंड करके क्या बना लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यूज़ के पास पहुंचती है, वो टिश्यूज़ जिनके पास तो ऑक्सीजन का लेवल ऑलरेडी ज़्यादा होता है, वहाँ पर जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो ब्रेक नहीं होगी क्योंकि उनको तो ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है उन टिश्यूज़ को। लेकिन वो टिश्यूज़ जिनके पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कम होता है, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर जाके ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होती है, डाइसोसिएट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और उन टिश्यूज़ को क्या प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में से आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए जो है डाइसोसिएशन, 3 से 4 दफ़ा रिपीट हुआ एमडी कैट के अंदर, तो इसको अपने अच्छे से मेमोराइज करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है डाइसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, respiratory tubules are termed as bronchioles when they attain the diameter dash or lesser। कह रहा है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, कह रहा है कि उनमें एक ट्यूब्यूल है जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये ब्रोंक्यूल्स कब बनती हैं, जब उन ट्यूब्यूल्स का डायमीटर कितना हो जाता है। हमें पता है कि ट्रैकिया से ही ब्रोंकाई बनता है, ब्रोंकाई से ही ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। तो कह रहे हैं कि जो ब्रोंक्यूल्स है ये कब बनेंगी, जब डायमीटर ट्यूब्यूल्स का कितना रह जाएगा। ऑप्शन है 1.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1 मिलीमीटर एंड ऑप्शन डी 1.2 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर एक बहुत ही क्लियरली लाइन मेंशन है कि जब ब्रोंकाई का डायमीटर कितना हो जाता है 1 मिलीमीटर और लेस देन 1 मिलीमीटर, तो उन्हीं ब्रोंकाई को हम किन का नाम देना शुरू कर देते हैं, ब्रोंक्यूल्स का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है 1 मिलीमीटर, ये हमारे पास क्या है, राइट आंसर है और ये हमारे पास बुक की एग्जैक्ट एक लाइन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इलास्टिक फाइबर आर एब्सेंट इन द वॉल्स ऑफ। कह रहे कि जो इलास्टिक फाइबर्स हैं ये किन की वॉल्स के अंदर नहीं होते। यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स से मुराद क्या है, जो कि किसी भी चीज़ को क्या देंगे, इलास्टिसिटी देंगे, लचक वगैरह देंगे। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए है आयोटा, ऑप्शन बी है आर्टरीज, ऑप्शन सी है वेन्स एंड ऑप्शन डी है कैपिलरीज। तो स्टूडेंट्स, आपने जब कंपैरिजन पढ़ा था बिटवीन आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, तो आपने ये बात बड़े अच्छे से मेमोराइज की थी कि जो आर्टरी होती है, आर्टरी के अंदर इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा होते हैं
क्योंकि आर्टरी के ऊपर डायरेक्ट ब्लड का प्रेशर लगना होता है। अगर उसमें इलास्टिसिटी नहीं होगी तो उसके ब्रेक होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर हम बात करें वेन्स की, तो वेन्स के अंदर जो प्रेशर ऑफ ब्लड होता है वो कदरे कम होता है आर्टरीज की निस्बत, इसलिए वेन्स के अंदर इलास्टिक फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वेन्स, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टाइप ऑफ ब्लड सेल्स दैट प्रोड्यूस हेपेरिन इज। कह रहे हैं कि वो कौन से ब्लड सेल्स हैं जो हेपेरिन प्रोड्यूस करते हैं। हेपेरिन का स्टूडेंट्स आप मतलब जानते हो कि जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। हेपेरिन का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करना, ब्लड क्लॉट्स ना बनने देना। जबकि फिब्रिन की बात करें तो फिब्रिन क्या करता है, ब्लड क्लॉट बनाता है। तो ये आपने दोनों केमिकल का फंक्शन याद रखना है, हेपेरिन प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट, जबकि फिब्रिन ये क्या करता है, ब्लड क्लॉट बनाता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा ब्लड सेल है जो कि इस हेपेरिन को प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन है बेसोफिल्स, ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन सी इओसिनोफिल्स एंड ऑप्शन डी मोनोसाइट्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो बेसोफिल्स होते हैं ये टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं, और ये ऐसे टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, हेपेरिन प्रोड्यूस करते हैं। और हेपेरिन का काम क्या होता है, प्रिवेंट करना होता है किस चीज़ को, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 5 है, thoracic lymph duct of the lymphatic system opens into। लिम्फेटिक सिस्टम में से क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहे हैं कि जो थोरेसिक लिम्फ डक्ट है लिम्फेटिक सिस्टम की, वो कहाँ ओपन होती है। ऑप्शन ए सुपीरियर वेना केवा, ऑप्शन बी सबक्लेवियन वेन, ऑप्शन सी इंफीरियर वेना केवा, ऑप्शन डी रीनल वेन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये अल्टीमेटली आके ओपन किस में होता है, हमारे हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आके ओपन होता है। और ये आके ओपन होता है एक वेन के अंदर, जिस वेन को स्टूडेंट्स हम क्या कहते थे, सब क्लेवियन वेन। सब क्लेवियन वेन से मुराद क्योंकि ये क्लाविकल के नीचे होती है, सो इट्स गिवन नेम सब क्लेवियन वेन। और एक बात आप याद रखनी है कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आर्टरीज नहीं होती, इनके अंदर क्या होती हैं, वेन्स होती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है कि कैपिलरीज से ब्लड को रिसीव करता है, और कैपिलरी से ब्लड को रिसीव करने के बाद अगर उसके अंदर कोई पैथोजिन हुआ, कोई एंटीजिन हुआ, तो उसके अगेंस्ट क्या बनाता है, एंटीबॉडीज, और अल्टीमेटली उसको हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ड्रेन कर देता है। और किस लेवल पे जाके करता है, सब क्लेवियन वेन में जाके करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज नॉट परमिएबल टू वाटर एंड स्टॉप्स इट्स आउटफ्लो। कह रहे कि आपने नेफ्रॉन का वो पार्ट सेलेक्ट करना है जो कि परमिएबल नहीं करता किसको, वाटर को, एंड स्टॉप इट्स आउटफ्लो, और उसके आउटफ्लो को वो रोकता है। ऑप्शन ए ग्लोमेरुलस, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन सी असेंडिंग लूप एंड ऑप्शन डी डिसेंडिंग लूप। लूप ऑफ हेनले से मुराद है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, आपने पढ़ा था कि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वहाँ से एक्टिवली आउटफ्लो होता है किस चीज़ का, सोडियम आयंस का। बाकी अगर हम बात करें ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स की, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की, इनसे तो वाटर के आउटफ्लो होता है, इट्स मीन कि ये परमिएबल होते हैं वाटर के, बट असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है ये वाटर का परमिएबल नहीं होता। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेसल विच कैरी ब्लड टू द ग्लोमेरुलस आर कॉल्ड। कह रहे हैं कि वो वेसल जो कि ब्लड को ग्लोमेरुलस की तरफ लेके आती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इफरेंट आर्टरियोल्स, ऑप्शन बी रीनल वेन, ऑप्शन सी वैजा रेक्टा एंड ऑप्शन डी एफरेंट आर्टरियोल्स। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था कि जो ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड वेसल आती है उसे क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टरियोल्स, और वहाँ से जो लीव होती है वो कौन सी होती है, इफरेंट आर्टरियोल्स। आप ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर कर लो अपना, जब भी एफरेंट का वर्ड होगा या आएगा किसी भी टर्म किसी भी चीज़ के साथ, अगर एफरेंट का वर्ड अटैच्ड है इट्स मीन कि वहाँ पे वो चीज़ आ रही है। अगर इफरेंट का वर्ड यूज है इट्स मीन वहाँ से वो चीज़ जा रही है। तो आप जैसे हमने पढ़ा था कि डेंड्राइट्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि टूवर्ड सेल बॉडी आते हैं, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि वो एफरेंट फाइबर्स हैं। और एक्सॉन वो फाइबर है जो कि अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जाते हैं, तो वो इफरेंट फाइबर है। तो इसको आप ई फॉर एग्जिट से भी याद कर सकते हो, जो जाता है वो इफरेंट, जो आता है वो एफरेंट। तो ऑप्शन डी एफरेंट आर्टरियोल्स ये ग्लोमेरुलस के पास ब्लड लेके आती है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, और फिल्ट्रेट कहाँ पे इकट्ठा होता है, बॉमन्स कैप्सूल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, इन ईसीजी क्यूआरएस वेव रिप्रेजेंट। कह रहा है कि ईसीजी के अंदर जो क्यूआरएस वेव्स होती है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन ए वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ऑप्शन बी एट्रियल सिस्टोल, ऑप्शन सी डायसिस्टोल एंड ऑप्शन डी रिकवरी सिस्टोल।
तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है ECG के अंदर, ये हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस को शो करता है। जितनी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है उतना QRS कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ECG में ज़्यादा आता है। अगर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्लो है तो ये QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो उसकी पीक कम होगी। अगर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है तो QRS कॉम्प्लेक्स की पीक भी ज़्यादा होगी, नंबर्स भी ज़्यादा होंगे। तो ECG के अंदर हमें जो QRS कॉम्प्लेक्स नज़र आता है, इट इंडिकेट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 9 है, When water content in body became high, what will happen? कह रहे कि जब आपकी बॉडी के अंदर पानी का कंटेंट ज़्यादा हो गया तो आपकी बॉडी क्या करेगी? डेफिनेटली बात है, हमारे बॉडी के अंदर एक होम्योस्टैटिक सिस्टम है। हम किसी भी चीज़ की एक्सेस बर्दाश्त नहीं करते, ना ही डेफिशिएंसी बर्दाश्त करते। हमें उस चीज़ को एक बैलेंस स्टेट ऑफ कंडीशन में लेके आना होता है। तो कह रहे हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा है तो हमें किसी तरह से उस पानी को कम करना है। कैसे करना है देखते हैं। ADH रिलीज विल बी इनहिबिट, जो ADH है उसकी रिलीज इनहिबिट हो जाएगी। ऑप्शन बी, ADH विल बी रिलीज इन लार्ज अमाउंट। ऑप्शन सी, एल्डोस्टेरोन विल बी रिलीज्ड। एंड ऑप्शन डी, एंटीरियर पिट्यूटरी विल प्रोड्यूस ADH। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ADH का फंक्शन क्या है। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, और इसका काम क्या होता है, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ करवाता है वाटर की। इट्स मीन कि अगर ADH ज़्यादा रिलीज होगा तो पानी की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। पानी ऑलरेडी ज़्यादा है, हमें तो इसको कम करना है। तो इट्स मीन कि जब हमारी बॉडी के अंदर पानी के कंटेंट ज़्यादा होता है तो हमारा ADH की जो रिलीज है वो क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, ताकि वाटर को रीअब्जॉर्ब ना किया जाए, हमारे यूरिन के अंदर मैक्सिमम पानी को भेजा जाए ताकि वाटर लेवल बॉडी के अंदर बैलेंस किया जाए। तो ऑप्शन ए, ADH रिलीज विल बी इनहिबिट, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एल्डोस्टेरोन की बात करें, आप सबके माइंड में आ रहा होगा, तो स्टूडेंट्स एल्डोस्टेरोन तो सोडियम आयंस की अपटेक करवा रहा होता है, और आपको पता है कि जहाँ पे सॉल्ट होता है वहाँ वाटर भी आता है। तो इसलिए अगर एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो पानी भी डेफिनेटली बॉडी में स्टोर्ड होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ADH को कम करना पड़ेगा ताकि वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम हो, यूरिन के अंदर पानी ज़्यादा जाए, यूरिन डाइल्यूट बने और बॉडी का ऑस्मोरेगुलेशन क्या मेंटेन हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मेजर फैक्टर इन प्रोड्यूसिंग हाइपरटोनिक यूरिन इज। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि हाइपरटोनिक यूरिन क्या होता है। हाइपरटोनिक यूरिन वो यूरिन है जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, और पानी की कंसंट्रेशन क्या है, कम। इट्स मीन कंसंट्रेटेड यूरिन, वो यूरिन जिसके अंदर वाटर कंटेंट कम है और सॉल्यूट कंटेंट ज़्यादा है। अब उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन ए, ग्लोमेरुलस। ऑप्शन बी, इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम। ऑप्शन सी, ADH influencing on collecting ducts. Option D, gradual increase in osmolarity cortex to inner medulla. तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करने में सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है, ADH का होता है। कैसे, ये ADH कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, वहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है, ब्लड के अंदर एंटर कर देता है। जब मैक्सिमम वाटर यूरिन में से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यूरिन हमारा क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, ADH इन्फ्लुएंसिंग ऑन कलेक्टिंग डक्ट, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द लीस्ट सेलेक्टिव प्रोसेस ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। कह रहा है कि जो सबसे लीस्ट सेलेक्टिव प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन के अंदर वो हमारे पास कौन सा है। ऑप्शन ए, रीअब्जॉर्प्शन। ऑप्शन बी, प्रेशर फिल्ट्रेशन। ऑप्शन सी, सेक्रीशन। एंड ऑप्शन डी, डिफरेंशियल परमिबिलिटी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सबसे लीस्ट सेलेक्टिव प्रोसेस है ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन वो हमारे पास क्या होता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन होता है। क्योंकि प्रेशर फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे ब्लड में से जो यूजफुल कंटेंट होते हैं, जो वेस्ट कंटेंट होते हैं, वो हमारे ब्लड से निकल के कहाँ पे आ जाते हैं, बोमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं। अब उसके बाद हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करके और सेक्रीशन करके उसको यूरिन बनाते हैं। तो जो सबसे लीस्ट सेलेक्टिव प्रोसेस होगा यूरिन फॉर्मेशन का वो कौन सा होगा, प्रेशर फिल्ट्रेशन ही होगा। क्योंकि प्रेशर फिल्ट्रेशन में जस्ट आपने फिल्टर आउट किया है, उसके अंदर आपके वेस्ट कंटेंट भी चले गए और आपके यूजफुल कंटेंट भी कुछ चले गए। अब उसके बाद आपको उन यूजफुल कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना होता है, उनको रीअब्जॉर्ब करवाना होता है, फिर आपको सिक्रीशंस करके क्या बनाना होता है, यूरिन। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी प्रेशर फिल्ट्रेशन है ये हमारे पास राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द नर्व इम्पल्स व्हिच जंप्स फ्रॉम नोड टू नोड इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स इज कॉल्ड।
कह रहे हैं कि वो नर्व इम्पल्स जो कि जंप करती हुई जाती है नोड टू नोड इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स आप जानते हो कि जो माइलिन शीथ होती है ना, ये क्या करती है, ये नर्व इम्पल्स को पास नहीं करने देती। मतलब ये नर्व इम्पल्स के लिए एक इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं। अगर एक न्यूरॉन है उसके ऊपर माइलिन शीथ है तो वहाँ से नर्व इम्पल्स नहीं गुजर सकती। तो अल्लाह ताला ने क्या किया है कि जो न्यूरॉन्स माइलिनेटेड होती हैं उनके ऊपर अल्लाह ताला ने जगह जगह पे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं होती। उन पॉइंट्स को बोलते हैं नोड ऑफ रनवेयर। तो नर्व इम्पल्स क्या करती है, वो फिर जंप करती हुई जाती है नोड टू नोड्स। ठीक है, अब वही पूछा कि वो नर्व इम्पल्स जो कि जंप करती हुई जाए नोड टू नोड इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ऑप्शन बी साल्टोरेटरी नर्व इम्पल्स, ऑप्शन सी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एंड ऑप्शन डी इनिशियल नर्व इम्पल्स। तो स्टूडेंट्स आपने ये टर्म बहुत ध्यान से पढ़ी है फर्स्ट से सेकंड ईयर के अंदर कि साल्टेटरी नर्व इम्पल्स वो नर्व इम्पल्स होती है जो कि जंप करते हुए जाती है फ्रॉम नोड टू नोड इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 13 है द CNS इज प्रोटेक्टेड बाय। CNS क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ऑप्शन ए 3 layers of meninges, ऑप्शन बी 1 layer of mononyx, ऑप्शन सी 4 layers of meninges एंड ऑप्शन डी 2 layers of meninges। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हमारा CNS होता है वो प्रोटेक्टेड होता है बाय 3 layers of meninges। और इन 3 layer of meninges के अंदर क्या होता है? CSF, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। और उसके ऊपर अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा होता है? स्कल। और जबकि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन कर रहा होता है? वर्टिब्रल कॉलम। अब ये जो 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस हैं, आजकल वो इसका नाम भी पूछ रहे थे कि इन मेनिंजेस के नाम क्या हैं। तो स्टूडेंट पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और एरेकिनॉइड मैटर, ये हमारे पास मेनिंजेस के नेम है और आपको ये लेक्चर्स के अंदर डिटेल में समझ भी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ। कह रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड का जो व्हाइट मैटर होता है वो किससे बना होता है? ऑप्शन ए सेंसरी नर्व फाइबर्स, ऑप्शन बी माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ऑप्शन सी मोटर नर्व फाइबर एंड ऑप्शन डी मिक्स्ड नर्व फाइबर्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ब्रेन है, ब्रेन का जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वो ग्रे मैटर होता है और मेडुलर रीजन व्हाइट मैटर होता है। जबकि स्पाइनल कॉर्ड का जो कॉर्टेक्स रीजन है, आउटर रीजन है, वो क्या होता है? व्हाइट मैटर और इनर रीजन उसका क्या होता है? ग्रे मैटर। तो हमें पता है कि जो व्हाइट मैटर होता है वो किससे बना होता है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर से बना होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स ही हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है देयर आर एविडेंसेस दैट हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम कैन लीड टू द ऑनसेट ऑफ। कह रहे हैं कि इस बात का सबूत पाया जाता है कि अगर किसी के ब्लड के अंदर एल्यूमिनियम का लेवल ज़्यादा हो तो उसको कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन ए पार्किंसन डिजीज, ऑप्शन बी अल्जाइमर डिजीज, ऑप्शन सी लेसिश-नेहन सिंड्रोम एंड ऑप्शन डी फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर किसी के अंदर एल्यूमिनियम का लेवल हाई होगा या इंक्रीज होगा तो उसे जो डिजीज़ हो सकती है वो कौन सी होती है? अल्जाइमर डिजीज़, जिसको हम डिमेंशिया भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है अल्जाइमर डिजीज़, एक तो ये एज रिलेटेड होती है और सेकंड इस बात का एविडेंस भी पाया गया कि जिन पर्सनस के अंदर एल्यूमिनियम का लेवल ज़्यादा होता है उनके अंदर भी अल्जाइमर डिजीज़ होने के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है डैश इज अ स्ट्रक्चर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन विच फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। कह रहे हैं कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पर्म्स और एग आपस में मिलते हैं? ऑप्शन ए ओवरीज, ऑप्शन बी यूट्रस, ऑप्शन सी सर्विक्स एंड ऑप्शन डी ओविडक्ट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ओविडक्ट है, जिसको फ्लोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, जिसको यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं, इसके 3 नाम है, याद कर लो, फ्लोपियन ट्यूब, ओविडक्ट और यूट्राइन डक्ट। इसके अंदर क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये उनके किस पार्ट में होती है? प्रॉक्सिमल पार्ट में होती है। तो ऑप्शन डी जो है ओविडक्ट, ये हमारे पास क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली डिवेलप्स इनटू स्पर्म्स। कह रहे हैं कि इनमें ऐसा कौन सा है जो डायरेक्टली स्पर्म्स के अंदर डेवलप हो जाता है? ऑप्शन ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ऑप्शन बी स्पर्मेटिड्स, ऑप्शन सी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड ऑप्शन डी स्पर्मेटोगोनिया। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ना, ये डेवलप होते हैं किसके अंदर? स्पर्म्स के अंदर। अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करें वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होते हैं, सेकेंडरी की बात करें वो स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया की बात करें तो वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होती है। तो इसलिए जो स्पर्मेटिड है ये डायरेक्टली डेवलप होते हैं किसके अंदर? स्पर्म्स के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है
FSH stimulates the production of estrogen hormone which has two targets dash and dash। कह रहे कि FSH जो है वो क्या करता है, वो एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करवाता है। अब ये एस्ट्रोजन के दो टारगेट्स हैं, कौन कौन से? ऑप्शन है यूट्रस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑप्शन बी ओवरीज एंड यूट्रस, ऑप्शन सी यूट्रस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, ओवरीज एंड हाइपोथैलेमस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एस्ट्रोजन क्या करता है। एक तो एस्ट्रोजन क्या करता है, FSH के लेवल को ड्रॉप करता है। सेकेंड, यूट्रस की वॉल को थिक कर रहा होता है, तो यूट्रस की वॉल को थिक करने के साथ साथ ये हमारे पास क्या करता है, ये LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को भी क्या करता है, स्टिमुलेट कर रहा होता है। उस हिसाब से जो ऑप्शन सी है कि एक तो ये यूट्रस की वॉल को क्या करेगा, ठीक करेगा। सेकेंड, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज करवाएगा, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को क्या करेगा, रिलीज करवाएगा, जिससे जाके क्या करवानी है, ओवुलेशन करवानी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेलेक्ट द ऑर्गेनेली विच इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। कह रहा है कि एक ऐसा ऑर्गेनेली सेलेक्ट करो जो कि सिर्फ किन में होता है, एनिमल सेल्स के अंदर होता है। ऑप्शन है सेंट्रियोल, ऑप्शन बी RER, ऑप्शन सी माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड ऑप्शन डी राइबोसोम्स। अगर हम बात करें स्टूडेंट सेंट्रियोल की, तो आपने ये बात पढ़ी थी कि सेंट्रियोल जो होता है ये हमारे पास हायर प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होता है, और ये सिर्फ किन में पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, जिनका काम क्या बनाना होता है, स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 20 है, साइफिल्स इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड कैन आल्सो डैमेज। कह रहे कि जो साइफिल्स है ये हमारे पास एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये क्या क्या डैमेज करता है, हमारा हेयर, हार्ट, PNS या बर्थ कैनाल। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो साइफिल्स है ये हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो है, और साथ ही हमारे किस चीज़ को डैमेज कर रहा होता है, हार्ट को भी डैमेज करता है। तो जो ऑप्शन बी है हार्ट, ये हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। और हम जानते हैं कि जो साइफिल्स है ये एक ऐसी STD है जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, ट्रेपिनोमा पैलिडियम, और एक स्पाइरोकीट बैक्टीरिया होता है, ये इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्पॉन्जी बोन इज ऑलवेज सराउंडेड बाय। कह रहे कि जो स्पॉन्जी बोन है, जो बोन का इनर पार्ट होता है, जो पोरस होता है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, बोन मैरो होता है, कह रहा है वो किससे सराउंडेड होता है। ऑप्शन है कॉम्पैक्ट बोन, ऑप्शन बी कार्टिलेज, ऑप्शन सी ऑस्टियोब्लास्ट, एंड ऑप्शन डी ऑस्टियोक्लास्ट। तो हम जानते हैं स्टूडेंट जो स्पॉन्जी बोन होता है ये इनर पोर्शन होता है बोन का, जो कि पोरस होता है, और इसके इर्द गिर्द हमारे पास पता है कौन सी बोन होती है, कॉम्पैक्ट बोन। तो जो ऑप्शन ए है ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट बोन इज द राइट आंसर, क्योंकि जो स्पॉन्जी बोन होती है इसके सराउंडिंग में क्या होती है, कॉम्पैक्ट बोन ही होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बोन मैट्रिक्स इज हार्डन्ड बाय। कह रहे कि जो बोन मैट्रिक्स होता है उसको मजीद हार्ड करने के लिए, सख्त करने के लिए उसके अंदर किस चीज़ की डेपोजिशन होती है। ऑप्शन ए हैवर्सियन कैनाल्स, ऑप्शन बी कैनालिकल्स, ऑप्शन सी बोन मैरो टिश्यूज, एंड ऑप्शन डी कैल्शियम फॉस्फेट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो बोन मैट्रिक्स होता है उसके अंदर जो हार्डरेंट मटेरियल होता है, हार्डरेंट केमिकल होता है, वो कौन सा होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसलिए आंसर जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, द नंबर ऑफ बोन्स फॉर्मिंग स्कल इन मैन इज। कह रहे कि जो इंसान होता है उसके जो स्कल होती है, खोपड़ी होती है, उसके अंदर टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं, कितनी हड्डियाँ मिलकर वो स्कल बनाती हैं। ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 20, एंड ऑप्शन डी 22। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो स्कल है इट इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स। हम जानते हैं कि स्कल के दो पार्ट होते हैं, क्रेनियल और फेशियल। क्रेनियल के अंदर कितनी बोन होती हैं, 8, और फेशियल में कितनी होती हैं, 14। तो 8 और 14 कितनी होगी, 22। तो इस लिहाज से स्कल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हैं वो कितनी होती हैं, 22 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, द स्पाइन कंसिस्ट ऑफ लीनियर सीरीज ऑफ। कह रहे हैं कि जो स्पाइन होती है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये मुश्तमिल होता है लीनियर सीरीज ऑफ। उसमें सीरीज ऑफ क्या होते हैं, ऑप्शन ए 33 बोन्स, ऑप्शन बी 24 बोन्स, ऑप्शन सी 12 बोन्स, एंड ऑप्शन डी 7 बोन्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारी जो स्पाइन होती है इसके अंदर लीनियर सीरीज ऑफ क्या होते हैं, 33 वर्टिब्रास, जिन्हें मोरे भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है 33 बोन्स, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और हम जानते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं, सर्वाइकल,
थोरेसिक, लंबर और पेल्विस। पेल्विस में कौन कौन से आते हैं? सैक्रम और कॉक्सिक्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, changes occur when skeletal muscles contract. Which of the following changes occur when skeletal muscles contract? WAFOF जहाँ पे भी लिखा है उसका मतलब होता है which of the following. Okay, changes occur when skeletal muscles contract. ये आपसे वो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के बारे में थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं। ऑप्शन है आई बैंड शॉर्टन ओनली, ए बैंड शॉर्टन एंड जी लाइन मूव अपार्ट, आई बैंड शॉर्टन एंड जी लाइन कम क्लोज टू ईच अदर, एंड ऑप्शन डी एक्टिन फिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में आपने क्या पढ़ा था कि ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जी लाइंस क्लोज टू ईच अदर, आई बैंड शॉर्टन एंड एच जोन डिसअपियर। इस तरह से जो ऑप्शन सी है इट इज द मोस्ट रेलिवेंट आंसर फॉर ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इवेंट्स। तो आई बैंड इसके अंदर क्या होता है? शॉर्टन होते हैं, जी लाइंस क्या होती हैं? क्लोज होती हैं, और एच जोन इसमें क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द थायरोक्सिन हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड एक्ट डायरेक्टली ऑन। कह रहे कि जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है थायराइड ग्लैंड का वो डायरेक्टली किस पे अटैक करता है? ऑप्शन ए आयोडीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर, ऑप्शन बी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर, ऑप्शन सी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के ऊपर, और ऑप्शन डी बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो स्टूडेंट जो हमारे पास थायरोक्सिन हार्मोन होता है ये डायरेक्टली अटैक करता है हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? वो मेटाबॉलिक रेट जो कि ड्यूरिंग रेस्ट आपकी बॉडी के अंदर चल रहा होता है, दैट इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है ये डायरेक्टली एक्ट करता है हमारे बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट के ऊपर, और उससे ये क्या करता है? बूस्ट अप करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवा के एनर्जी एक्सट्रैक्ट करवाता है, और भी बहुत से काम करवाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑल द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी आर ट्रॉपिक हार्मोन्स एक्सेप्ट। कह रहे कि एंटीरियर पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं वो तकरीबन सारे ट्रॉपिक हार्मोन है, सिवाय किसके? ऑप्शन है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी STH सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, ऑप्शन सी है ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एंड ऑप्शन डी है GTH गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें वो कह रहे हैं कि जितने भी हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं वो ट्रॉपिक हार्मोन है, सिवाय किसके? तो ऑप्शन स्टूडेंट जो बी है सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, ये हमारे पास ट्रॉपिकल हार्मोन्स नहीं है। इसके अलावा जो TSH है, ACTH है और GTH है, ये ऐसे हार्मोन्स हैं कि जो रिलीज तो कहीं और से होते हैं और जाके अपने एक्शंस किसी दूसरे ग्लैंड के ऊपर करते हैं, वहाँ से अपने हार्मोन्स की फर्दर सिक्रीशंस करवा के अपने एक्शंस करवा रहे होते हैं। लेकिन सोमेटोट्रोफिक हार्मोन जो है ये डायरेक्ट हमारी बॉडी की ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व होता है, सो ये ट्रॉपिक हार्मोन नहीं है। तो 27 का जो राइट आंसर है वो कौन सा वाला स्टूडेंट्स? बी STH सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। ये बड़ा ही फेवरेट MCQ है UHS वालों का कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी एड्रिनल्स ग्लैंड, ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड, एंड ऑप्शन डी पेंक्रियाज। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि जो पेंक्रियाज है ना ये एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन इन नेचर भी है और एक्सोक्राइन इन नेचर भी है। इसका जो डाइजेस्टिव पार्ट है वो एक्सोक्राइन है, और इसका जो इंसुलिन जो इसका ग्लूकोज रेगुलेटिंग पार्ट है वो कौन सा वाला? एंडोक्राइन पार्ट है, जिसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओवुलेशन इज सप्रेस्ड बाय प्रोजेस्टेरोन व्हाई। कह रहे हैं कि जो ओवुलेशन है, ओवुलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवम, ये सप्रेस की जाती है बाय प्रोजेस्टेरोन व्हाई। कैसे? ऑप्शन ए ओनली बाय इनहिबिशन ऑफ LH, ऑप्शन बी इनहिबिशन ऑफ FSH एंड स्टिमुलेशन ऑफ LH, ऑप्शन सी इनहिबिशन ऑफ LH एंड स्टिमुलेशन ऑफ FSH, और ऑप्शन डी है इनहिबिशन ऑफ बोथ FSH एंड LH। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन है ये ओवुलेशन को सप्रेस करता है। कैसे? ये क्या करता है? ये प्रेगनेंसी को चूंकि मेंटेन कर रहा होता है, तो जो ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है तो ये क्या करता है? ये FSH को और LH को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से फॉलिकल डेवलप नहीं होते। जब फॉलिकल डेवलप नहीं होंगे तो एग फॉर्मेशन नहीं होगी, एग फॉर्मेशन नहीं होगी तो LH नहीं आएगा, जिसकी वजह से फर्दर हमारे पास क्या नहीं होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा। प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा होता है। तो जो प्रोजेस्टेरोन है ये ओवुलेशन को सप्रेस करता है, किसके थ्रू? इनहिबिशन ऑफ FSH एंड LH।
क्वेश्चन नंबर 30 है, द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ डैश पॉलीपेप्टाइड चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि जो एंटीबॉडी होती है जो कि बनती है इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन, उसके अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 2। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एंटीबॉडीज होती हैं इनके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, क्योंकि आपने ये बात तो सुनी हुई है कि 2 हैवियर चेन्स होती हैं, 2 लाइटर चेन्स होती हैं। तो टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं थ्रू डाइसल्फाइड लिंकेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 31 है, डैश सेल्स सर्वाइव फॉर अ फ्यू डेज एंड secrete a huge number of antibodies in blood। कह रहे कि जो सेल्स हैं, जो डैश सेल्स सर्वाइव फॉर अ फ्यू डेज एंड secrete a huge number of antibodies in blood, tissue, fluid और lymph। ऑप्शन ए मेमोरी सेल्स, ऑप्शन बी बी lymphocytes, ऑप्शन सी टी lymphocytes एंड ऑप्शन डी प्लाज्मा सेल्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि वो पूछ रहे कि वो सेल्स जो कि कुछ ही दिन के लिए हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं और वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं ह्यूज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज को। स्टूडेंट्स हम जानते हैं ये सेल्स कौन से होते हैं, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं और ये मेमोरी की तरह स्टोर कर लेते हैं एक चीज़ को अपने अंदर, और ये ह्यूज नंबर ऑफ क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन डी प्लाज्मा सेल्स ये हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, द इंटरमीडिएट प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ स्नेक बाइट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। कह रहे कि यहाँ पे इंटरमीडिएट के बजाय इमीजिएट आना चाहिए था। कहता है कि अगर आपको इमीजिएट प्रोटेक्शन चाहिए, फटाफट प्रोटेक्शन चाहिए, अगर आपको किसी सांप ने काट लिया तो आप क्या करोगे। ऑप्शन ए एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी पैसिव इम्यूनिटी एंड ऑप्शन डी वैक्सीनेशन। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट होप्स हो बड़े अच्छे से ऑब्जॉर्व किया होगा कि वो इम्यूनिटी जिसके अंदर हम एंटीजीन्स बॉडी के अंदर ऐड करते हैं, हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाती है, तो ये वो इम्यूनिटी होती है एक्टिव इम्यूनिटी, और डेफिनेटली इट्स टाइम टेकिंग। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी होती है उसके अंदर हम डायरेक्टली ही बॉडी के अंदर क्या डाल देते हैं, एंटीबॉडीज, जो टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं होती। और अगर हमें इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए होती है किसी भी चीज़ के अगेंस्ट, लाइक स्नेक बाइट, टेटनस, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोस्टली पैसिव इम्यूनिटी को यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंटेन्स। कह रहे हैं कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं वो मुश्तमिल होते हैं किसके ऊपर। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पोटाशियम एंड ऑप्शन डी सोडियम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं मोस्टली इनके अंदर जो एक केमिकल पाया जाता है वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम। आपने पढ़ा होगा ये बात कि क्लोरोफिल के सेंटर में क्या होता है, मैग्नीशियम एटम होता है। और अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन का और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। बस एक चीज़ का डिफरेंस है वो यही होता है कि हीमोग्लोबिन के सेंटर में क्या होता है, आयरन होता है, और जबकि इसके सेंटर में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द टेल ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एम्बेडेड इन। कह रहे हैं कि जो हमारे पास टेल होती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की वो कहाँ एम्बेडेड होती है। ऑप्शन ए मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑप्शन डी मेम्ब्रेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये क्लोरोफिल तो होते ही थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे है, तो डेफिनेटली इसकी जो टेल है वो भी कहाँ एम्बेडेड होगी, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होगी। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कैराटिनॉइड्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ। कह रहे हैं कि जो कैराटिनॉइड्स होते हैं ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। ऑप्शन है येलो ऑरेंज रेंज, ऑप्शन बी येलो रेड रेंज, ऑप्शन सी ऑरेंज रेड रेंज एंड ऑप्शन डी ब्लू वायलेट रेंज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो कैराटिनॉइड्स होते हैं ये हमारे पास लाइट एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू टू वायलेट रेंज की। जो हमारे पास ब्लू टू वायलेट रेंज की लाइट है ये कौन एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, कैराटिनॉइड्स। और हम कैराटिनॉइड्स के बारे में जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, कैराटिनॉइड्स हमारे पास ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं और ये एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि हेल्प कर रहे होते हैं किसकी, क्लोरोफिल की, इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी डिफर इन वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। क्लोरोफिल ए हैज, कह रहे हैं कि क्लोरोफिल ए के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। ऑप्शन ए CHO, ऑप्शन बी OH, ऑप्शन सी CH3 एंड ऑप्शन डी NH2। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि क्लोरोफिल ए के अंदर
मिथाइल ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप जो होता है, और क्लोरोफिल बी के अंदर कार्बोनाइल होता है। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो ऑप्शन सी है मिथाइल ग्रुप, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा फॉर क्लोरोफिल ए। लेकिन अगर वो क्लोरोफिल बी का पूछता तो फिर ऑप्शन ए जो है कार्बोनाइल ग्रुप, वो हमारे पास क्या होता, करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट G3P in the presence of ATP and reduce NADP from light dependent stage is reduced to, कह रहे कि जो G3P है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड NADP फ्रॉम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वो किस में रिड्यूस हो जाता है। ऑप्शन ए अगर हम बात करें 3 कार्बन कंपाउंड, ऑप्शन बी राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ऑप्शन सी 5 कार्बन कंपाउंड एंड ऑप्शन डी 6 कार्बन कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो G3P होता है ये हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और 2 G3P मिलके एक क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं इन द डार्क रिएक्शन। तो ऑप्शन ए 3 कार्बन कंपाउंड। 38 है कैल्विन साइकिल अकर्स इन, कह रहे कि कैल्विन साइकिल कहाँ होता है, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ये रूट्स ऑफ प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो कैल्विन साइकिल है ये डार्क रिएक्शन है, और ये कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है क्लोरोप्लास्ट के, जबकि लाइट रिएक्शन जो है ये कहाँ पे होता है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन पे होता है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी आपको नजर आ रहा है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 कट DNA टू प्रोड्यूस, कह रहे कि जो इको R1 है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये DNA को कट करके क्या प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए ब्लंट एंड्स, ऑप्शन बी नॉन पैलेंड्रोमिक एंड्स, ऑप्शन सी स्टिकी एंड्स एंड ऑप्शन डी सप्लिट एंड्स। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जब ये किसी DNA को कट करते हैं तो वहाँ पे क्या डेवलप कर देते हैं, स्टिकी एंड्स, ताकि वहाँ पे हम दूसरा पीस ऑफ DNA क्या कर सकें, अटैच करके उसको रिकम्बिनेंट बना सकें। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर प्रोड्यूस बाय, कह रहे कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस है इन्हें कौन प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए फंजाई, ऑप्शन बी एल्गी, ऑप्शन सी बैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी वायरसेस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस है ये DNA को कट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, और ये बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर ये एंजाइम्स क्यों होते हैं, ताकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट बैक्टीरियोफेजिस, क्योंकि बैक्टीरियोफेजिस वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं। तो ये उनको अपने आप को उन वायरसेस से बचाने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 41 है DNA सेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ, कह रहे हैं कि जो हम DNA एनालाइजिंग करते हैं तो हम DNA को डिफरेंट पीसीस डिफरेंट लेंथ्स के अंदर कट करते हैं बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो कह रहे हैं कि उनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ऑप्शन बी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ऑप्शन सी ऑटो रेडियोग्राफी एंड ऑप्शन डी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ऑप्शन डी है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये हमारे पास राइट आंसर है, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम क्या करते हैं, DNA सेगमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है दिस इज द फर्स्ट हीट स्टेबल कंपोनेंट यूज्ड इन PCR। PCR स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहला जो हीट स्टेबल कंपाउंड यूज किया गया था वो कौन सा था। ऑप्शन ए टैक आइसोमेरेज, ऑप्शन बी टैक हेलिकेज, ऑप्शन सी टैक पॉलीमरेज एंड ऑप्शन डी टैक SSBP। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो टैक पॉलीमरेज है ये हमारे पास वो एंजाइम है जो कि थर्मोसेंसिटिव एंजाइम है, थर्मो रेजिस्टेंट सॉरी, मतलब इसके ऊपर टेम्परेचर का असर नहीं होता, इवन 120 डिग्री सेल्सियस को भी ये टॉलरेट कर लेता है। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है टैक पॉलीमरेज ये हमारे पास एक थर्मोस्टेबल ये हीट स्टेबल कंपोनेंट था किसके अंदर, PCR के अंदर। क्वेश्चन नंबर 43 है पेशेंट्स ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस प्रोड्यूस थिक म्यूकस बिकॉज ऑफ फॉल्टी, कह रहे हैं कि जो हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट होते हैं उनका म्यूकस थोड़ा थिक होता है क्योंकि उनके अंदर क्या चीज़ फॉल्टी होती है। ऑप्शन ए ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर, ऑप्शन बी क्लोराइड आयंस, ऑप्शन सी सोडियम आयंस एंड ऑप्शन डी म्यूकस मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इनके अंदर जो ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर्स होते हैं ऑफ क्लोराइड आयंस वो फॉल्टी होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर उन आयंस की अक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनका
थिक म्यूकस प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से उनको लंग्स के डिफरेंट इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए है हमारे पास वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि इनके अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन जो कैरियर्स होते हैं वो फॉल्टी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग एग्रीकल्चर कंपिटेटर्स आर नाउन एज। कह रहे हैं कि जो हमारे पास एग्रीकल्चरल कंपिटेटर्स होते हैं, मतलब ये जो पेस्ट वगैरह होते हैं, इनको मारने के लिए जो केमिकल यूज़ करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी पेस्टिसाइड्स, ऑप्शन सी डिसइंफेक्टेंट्स एंड ऑप्शन डी कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं दीज आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल पेस्ट इन एग्रीकल्चर फील्ड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा फॉर द क्वेश्चन 44। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाउ डीनाइट्रिफिकेशन डज अकर इन सॉइल्स। कह रहे हैं कि सॉइल्स के अंदर डीनाइट्रिफिकेशन क्या होती है, कैसे होती है। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि जो हमारे पास नाइट्राइट और नाइट्रेट्स होते हैं उनको दोबारा नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट करके वापस भेज देना एटमॉस्फेयर के अंदर, दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। अब वो पूछा वो कैसी होती है सॉइल के अंदर। ऑप्शन है बैक्टीरियल रिडक्शन टू NO3 आयंस टू NO2 गैस, ऑप्शन बी active uptake of nitrite ions by plant roots, option C drainage of manure from fields and option D leaching of nitrate ions। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो रिडक्शन करता है किसकी, NO3 आयंस की इनटू नाइट्रोजन गैस, जिसकी वजह से वो दोबारा कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रोसेस बाय विच अनरिलेटेड स्पीशीज इवॉल्व्ड to functionally resemble each other is called। कह रहे कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है कि जो अनरिलेटेड स्पीशीज हैं इवॉल्व फ्रॉम फंक्शनली रिजेंबलेंस ईच अदर इज कॉल्ड, जिनके फंक्शनल रिजेंबलेंस पाई जाती है, इस तरह की एवोल्यूशन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ऑप्शन बी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ऑप्शन सी को एवोल्यूशन एंड ऑप्शन डी पैरेलल एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट जिनके अंदर फंक्शनली रिजेंबलेंस पाई जाती है, स्ट्रक्चरली नहीं, उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, और जिनके अंदर स्ट्रक्चरल रिजेंबलेंस पाई जाती है फंक्शनली नहीं, उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एविडेंस फ्रॉम एवोल्यूशन थ्रू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कह रहे इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन शो कर रहा है थ्रू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ ब्रोंकियल आर्चेस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, ये तो एम्ब्रियोलॉजी है। ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, ये तो जियोग्राफी है। ऑप्शन सी कंपैरिजन ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन इन डिफरेंट स्पीशीज, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की है। और ऑप्शन डी स्टडी ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये कंपैरेटिव एनाटॉमी की है। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है कंपैरिजन ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन इन डिफरेंट स्पीशीज, ये हमारे पास एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है थ्रू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, लार्ज पॉपुलेशन साइज, रैंडम मेटिंग, no mutation and no immigration are the postulates of। option A Hardy-Weinberg theorem, Mendel law of independent assortment, Mendel law of segregation and theory presented by Sheldon and Sichuan। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये जो जितने भी करेक्टरिस्टिक्स बताई गई है, लार्ज पॉपुलेशन साइज, रैंडम मेटिंग, नो म्यूटेशन, नो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन आर द पोस्टुलेट्स ऑफ हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। तो जो ऑप्शन ए है दैट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, प्योर ब्रीडिंग लाइन्स ऑफ पी वर टेकन रिगार्डिंग सीड शेप, राउंड एंड wrinkled and were crossed with no intermediate between plants parents, all offspring were found to be round, these results show। कह रहे कि जो प्योर ब्रीडिंग लाइन्स ऑफ पी वर टेकन रिगार्डिंग सीड शेप, कह रहे कि हमने प्योर ब्रीडिंग लाइन्स ली, मतलब होमोजाइगस ली। राउंड जो कि डोमिनेट होता है कैपिटल आर, रिंकल जो कि स्मॉल होता है स्मॉल आर, रिसेसिव होता है स्मॉल आर स्मॉल, इनको आपस में क्रॉस करवाया। हमने जब इनका क्रॉस करवाया तो सारे के सारे राउंड आए, क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब भी हम होमोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव को क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास डोमिनेंट शो हो जाता है ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो कैपिटल आर, स्मॉल आर का जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास सारे ऑफस्प्रिंग्स क्या आएंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये तो डोमिनेंट जनरेशन है, तो ये सारी बातें जो सीड होंगे वो राउंड सीडेड हो जाएंगे। दीज रिजल्ट शो, कह रहे कि ये रिजल्ट क्या शो करता है। ऑप्शन ए कोडोमिनेंस, ऑप्शन बी डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप,
ऑप्शन सी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड ऑप्शन डी आवर डोमिनेंस रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन ऑप्शन बी जो है डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप, क्योंकि आप देख रहे हो कि कैपिटल आर स्मॉल आर को आपस में क्रॉस करवाए तो आपके पास आए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये क्या शो कर रहा है, डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप को। और हम जानते हैं कि अगर एक ऐसा रिलेशनशिप आता है जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हो अलील्स, तो हम कहते हैं कि ये चीज़ क्या है, डोमिनेंट है। इसलिए हमने कहा कि ऑफस्प्रिंग सारे के सारे क्या आए, राउंड आ गए। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है base substitution, deletion and insertion are examples of. Option A chromosomal aberration, option B point mutation, option C aneuploidy and option D euploidy। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो बेस सब्सटीट्यूशन है, डिलीशन और इंसर्शन है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का आगे पीछे हो जाना, डिलीट हो जाना, इंसर्ट हो जाना, तो दैट काइंड ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है पॉइंट म्यूटेशन, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो या तो एक्स्ट्रा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं या इंसर्ट हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 51 है द कंडीशन इन विच द हेट्रोजाइगोट हैज अ फिनोटाइप इंटरमीडिएट बिटवीन कंट्रास्टिंग होमोजाइगस पेरेंट्स इज कॉल्ड एज। कह रहे कि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो हेट्रोजाइगोट है, फिनोटाइप हेट्रोजाइगोट है, वो इंटरमीडिएट है बिटवीन कंट्रास्टिंग होमोजाइगस पेरेंट इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए डोमिनेंस, ऑप्शन बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन बी को डोमिनेंस एंड ऑप्शन डी आवर डोमिनेंस। तो स्टूडेंट्स आपने ये बात पढ़ी थी कि अगर फिनोटाइप इंटरमीडिएट हो, फिनोटाइप इंटरमीडिएट से मुराद क्या है कि जैसे एक फ्लावर रेड कलर का है और एक फ्लावर वाइट कलर का है, उन दोनों का आपस में क्रॉस करवाते हैं और हमारे पास एक पिंक कलर फ्लावर आता है। तो ये जो फिनोटाइप है ये इंटरमीडिएट फिनोटाइप है, मतलब ये किसी एक भी पेरेंट के ऊपर कंप्लीट नहीं गया, ना फादर जैसा है ना मदर जैसा है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इस तरह की जो डोमिनेंस रिलेशनशिप है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डोमिनेंस भी इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द कंडीशन इन विच द हेट्रोजाइगोट हैज अ फिनोटाइप इंटरमीडिएट बिटवीन कंट्रास्टिंग होमोजाइगस पेरेंट इज कॉल्ड एज। तो इसे हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट जीन्स ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लोकाई इज। कह रहे हैं कि डिफरेंट जीन्स के बीच में इंटरेक्शन जो कि डिफरेंट लोकस पे रहती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है डोमिनेंस, ऑप्शन बी कोडोमिनेंस, ऑप्शन सी पीलियोट्रोपी एंड ऑप्शन डी एपिस्टेसिस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एपिस्टेसिस है ये हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर एक जीन इंटरेक्ट करती है किसी दूसरी जीन के साथ, लेकिन उनके जो लोकस होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है लोकस स्टैंड फॉर। कह रहे कि लोकस किस चीज़ को कहते हैं। ऑप्शन है पोजीशन ऑफ जीन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑप्शन बी है रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी है पोजीशन ऑफ एन एलील विद इन अ डीएनए मॉलिक्यूल एंड ऑप्शन डी है क्लोज रीजन ऑफ सेम क्रोमोसोम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो लोकस है उसे हम क्या बोलते हैं कि जो पोजीशन ऑफ एन एलील विद इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो एलील्स की एक पोजीशन है दैट इज कॉल्ड क्या, लोकस। तो लोकस आपको स्टूडेंट लोकेशन से याद करना है कि जो हमारे पास पोजीशन होती है किसी भी एलील की विद इन अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड लोकस। क्वेश्चन नंबर 54 है सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ F1 डाइहाइब्रिड्स फॉलोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील्स रिजल्ट्स इन। कह रहे कि अगर हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करें F1 डाइहाइब्रिड की, मतलब जिसके अंदर दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स आपस में हो, फॉलोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील्स रिजल्ट्स इन। ऑप्शन ए 3/16 टॉल राउंड, 3/16 डिवार्फ रिंकल्ड, 3/16 टॉल रिंकल्ड, 3/16 डिवार्फ राउंड, 9/16 टॉल राउंड, 9/16 डिवार्फ राउंड, 9/16 टॉल रिंकल्ड, 3/16 डिवार्फ राउंड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन डी बनेगा, 9/16 टॉल रिंकल्ड, 3/16 टॉल रिंकल्ड एंड 3/16 डिवार्फ राउंड। क्वेश्चन नंबर 55 है एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन of a true breeding pea plant having purple color flower with what of
with that of white color flowers the offspring will have flowers with. Option A 1/4 purple, 3/4 white, 1/4 white, 3/4 purple. ऑप्शन सी ऑल वाइट और ऑप्शन डी ऑल पर्पल। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया जाए ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट को जिनके पर्पल कलर के फ्लावर हैं विद दैट ऑफ वाइट कलर फ्लावर तो ऑफ स्प्रिंग विल हैव। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि जो पर्पल कलर फ्लावर है वो डोमिनेट है और वाइट कलर फ्लावर रिसेसिव। और हम जानते हैं कि जब भी फर्स्ट F1 जनरेशन होती है तो उसके अंदर जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो सारे के सारे ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर वो करेक्टर आता है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो ऑल पर्पल फ्लावर ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है द जीन ऑफ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट ऑन। कह रहे कि जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस की जीन है वो हमारे पास कहाँ होती है? वाई क्रोमोसोम, ऑटोसोमल 7 क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम या ऑटोसोमल 9 क्रोमोसोम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो रेड ग्रीन कलर की जीन होती है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होती है और जो ब्लू कलर ब्लाइंडनेस की जीन होती है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन कौन सा है? बी। क्वेश्चन नंबर 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स बट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो एनिमल सेल्स के अंदर भी होता है प्लांट सेल्स के अंदर भी होता है लेकिन एब्सेंट होता है कि इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ऑप्शन है सेंट्रियोल, ऑप्शन बी माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑप्शन सी प्लास्टिड्स एंड ऑप्शन डी सीव ट्यूब्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स की तो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट सेल्स के अंदर भी होता है एनिमल सेल्स के अंदर भी होता है बट दे आर एब्सेंट किन के अंदर एब्सेंट होता है? ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये हमारे पास क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है सीलिया एंड फ्लैजिला आर एब्सेंटिंग। कह रहे हैं कि जो सीलिया और फ्लैजिल है ये एब्सेंट होते हैं। ऑप्शन ए वायरसेस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी हायर प्लांट्स एंड ऑप्शन डी लोअर प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो वायरसेस होते हैं ये ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं इनके अंदर सीलिया और फ्लैजिला नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 59 है डीएनए मॉलिक्यूल इन प्रोकैरियोट्स इज। कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है? सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, डबल सर्कुलर मॉलिक्यूल, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है वो एक ही होता है सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल नो बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाइल्स नहीं होते। तो इसलिए आज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है न्यूक्लियोइड इज अ स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन। कह रहे हैं कि न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर जो कि इनमें नहीं होता। ऑप्शन ए कंपाइलोबैक्टर, ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन सी स्पाइरोकीट, ऑप्शन डी गॉबलेट सेल्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो तीन है बाकी वो प्रोकैरियोट्स हैं लेकिन जो गॉबलेट सेल्स हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियोइड की बजाय न्यूक्लियस होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है सेल वॉल structure of a cell of unknown origin was studied and was found to contain polysaccharide chain linked with short chain of amino acid. What do you think it can be? कह रहे हैं कि जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर उसको जब स्टडी किया गया पता चला कि उसके अंदर पॉलीसेक्राइड्स हैं और साथ में प्रोटीन्स की चेन है। तो ये किसकी सेल वॉल हो सकती है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी एल्गी एंड ऑप्शन डी कॉर्टेक्स सेल। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो पॉलीसेक्राइड्स भी हैं और अमाइनो एसिड्स भी हैं। तो अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो एक जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनेगा वो कौन सा बनेगा? पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए है बैक्टीरिया ये हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है राइबोसोम्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स आर। कह रहे हैं कि जो राइबोसोम्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। उनका साइज क्या होता है? ऑप्शन ए 80s, ऑप्शन बी 60s, ऑप्शन सी 50s एंड ऑप्शन डी 70s। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स का साइज होता है वो कितना होता है? 70s, वाइल इन यूकैरियोट्स इसका साइज कितना होता है? 80s। क्वेश्चन नंबर 63 है फंक्शनली मेसोसोम्स कैन बी कंपेयर्ड विद। कह रहे हैं कि फंक्शनली मेसोसोम्स को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? ऑप्शन ए राइबोसोम्स के साथ, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी पॉलीसोम्स के साथ एंड ऑप्शन
डी जो है हमारे पास वो कौन सा है, गोल्जी बॉडीज। तो स्टूडेंट्स मीजोसोम्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करवाते हैं, मीजोसोम्स ये हमारे पास एक तरह के मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन स्ट्रक्चर होते हैं। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी इन्वेजिनेशन होती हैं। और अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, रिस्पायरेटरी एंजाइम्स होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी रिस्पायरेटरी एंजाइम्स होते हैं। तो इस लिहाज से फंक्शनली जो मीजोसोम्स रिजेंबल करेंगे वो किसके साथ करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ करेंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू गिव अ guess about a unicellular organism with darkly stained nucleus. Which of the following can be straight away excluded from this list? कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को एक जब पूछा गया कि गैस है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है विद डार्कली स्ट्रेन्ड न्यूक्लियस, उसका सेंटर में एक डार्कली स्ट्रेन्ड न्यूक्लियस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्ट्रेट अवे एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट, कौन ऐसा है जो इस लिस्ट में से सीधा सीधा बाहर, पैरामीशियम, अमीबा, प्लाज्मोडियम या लैक्टोबैसिलस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है लैक्टोबैसिलस, ये एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए ये स्ट्रेट अवे यहाँ से एक्सक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 65 है, बाइनरी फिशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक सेल डिवीजन नॉट फाउंड इन, ये किनके अंदर नहीं होती। ऑप्शन है स्यूडोमोनास, ऑप्शन बी कंपाइलोबैक्टर, ऑप्शन सी यूग्लिना एंड ऑप्शन डी इकोलाई। तो स्टूडेंट्स इसमें जो तीन है वो प्रोकैरियोट्स हैं, एक इसमें जो है वो यूकैरियोट है और वो यूग्लिना है। यूग्लिना के अंदर बाइनरी फिशन एग्जिस्ट नहीं करती, यूग्लिना ज़्यादातर मल्टीपल फिशन की तरफ जाता है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर कि इसके अंदर बाइनरी फिशन नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 66 है, डैश आर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू मोनोसेक्राइड, कह रहे हैं कि ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रिलेटेड टू मोनोसेक्राइड्स हैं। ऑप्शन ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऑप्शन बी कीटो ग्रुप, ऑप्शन सी माल्टोज एंड ऑप्शन डी फ्रुक्टोज। कह रहे हैं कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो कि मोनोसेक्राइड से रिलेट करेगा वो हमारे पास कौन सा है। तो स्टूडेंट्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, माल्टोज, कीटो ग्रुप या फ्रुक्टोज। तो अगर हम बात करें कीटो ग्रुप की, तो ये वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो कि किससे रिलेट कर रहा होता है, मोनोसेक्राइड से, क्योंकि जो कीटो ग्रुप होता है ये हमारे पास मोनोसेक्राइड्स के अंदर पाया जाता है, एल्डो ग्रुप भी मोनोसेक्राइड्स के अंदर पाया जाता है। तो कीटो ग्रुप आर द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू क्या, मोनोसेक्राइड। बाकी अगर हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करें तो ये तो डाइसेक्राइड्स के अंदर होती है, माल्टोज भी एक डाइसेक्राइड है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ना फ्रुक्टोज, ये भी किसी हद तक मोनोसेक्राइड्स के साथ रिलेट कर रहे हैं, बट मोर स्पेसिफिकली कीटो ग्रुप, क्योंकि कीटो ग्रुप बाकियों के अंदर नहीं होता, मोनोसेक्राइड में नहीं होता, सॉरी ओलिगोसेक्राइड में नहीं होता, पॉलीसेक्राइड्स में नहीं होता, कीटो ग्रुप ओनली स्पेसिफाई इन द मोनोसेक्राइड्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, डैश आर द मेजर साइट्स फॉर स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल्स बॉडी, कह रहे हैं कि एनिमल्स बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की सबसे मेन स्टोरेज साइट कौन सी है। तो स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि ग्लाइकोजन जो होता है ये पॉलीसैकेराइड है और ये स्टोर्ड होता है किसके अंदर, लिवर एंड मसल्स के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, मसल्स एंड लिवर, अराउंड थाइज एंड बेली, अराउंड बेली एंड हिप्स, लिवर एंड किडनीज। तो वी शुड नो कि मसल्स एंड लिवर के अंदर ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोर्ड होता है। और आपको ये भी पता है कि ग्लाइकोजन को बनाता कौन है, इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन का काम होता है कन्वर्ट द एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, और इस ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है इनटू लिवर एंड मसल्स। और आपको ये भी पता है कि ग्लाइकोजन का जब आयोडीन टेस्ट किया जाता है तो इट गिव रेड कलर विद आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 68 है, द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट हैव बीन फाउंड टू अकर इन सेल्स एंड टिश्यूज आर, कह रहे हैं कि डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज के अंदर जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स अभी तक फाउंड हुए हैं वो कितने हैं। ऑप्शन ए 170, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25 एंड ऑप्शन डी 45। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो डिफरेंट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स अभी तक डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज में फाउंड किए जा चुके हैं वो अराउंड अबाउट 170 हैं। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है, मोस्ट प्रोटीन आर मेड अप ऑफ डैश टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स, कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो प्रोटीन्स हैं वो कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनी होती हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 170, ऑप्शन सी 25 एंड ऑप्शन डी 200। तो स्टूडेंट्स ये आपकी बुक की लाइन है कि ऑलमोस्ट 25 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं किसी चीज़ के, प्रोटीन्स के। तो जो 20 अमाइनो एसिड है ये मोस्ट कॉमन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन 25 अमाइनो एसिड जो है ये कॉन्स्टिट्यूट होते हैं किसके,
प्रोटीन्स के। तो मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 25 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 70 है, if in lipids there is a high proportion of unsaturated fatty acid then it will be, यानी कि अगर एक लिपिड है उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा है तो वो लिपिड हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन है ऑयल्स, वैक्सेस, फिनोल्स या फैट्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? ऑयल्स। और जो जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? घी। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अगर प्रोपोर्शन ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी देन इट विल बी कॉल्ड ऑयल्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हेन एक्स रेज आर पास्ड थ्रू क्रिस्टलाइन डीएनए इट शो हेलिक्स मेकिंग वन ट्विस्ट एवरी। कह रहे हैं कि जब एक्स रेज पास करते हैं हम एक क्रिस्टलाइन डीएनए से तो उसका जो एक जो हेलिक्स है और उससे अगला जो हेलिक्स है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? ऑप्शन ए की अगर हम बात करें 2 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 3.4 नैनोमीटर, ऑप्शन सी 34 नैनोमीटर एंड ऑप्शन डी 4 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एक हेलिकल जो है एक ट्विस्ट है, जो अगला ट्विस्ट आता है उसका डिस्टेंस कितना था? 3.4 नैनोमीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है, फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ, कह रहे हैं कि जो आपको दिखाया गया ये किसका स्ट्रक्चर है? ऑप्शन ए यूरासिल, ऑप्शन बी थायमीन, ऑप्शन सी गवानीन एंड ऑप्शन डी साइटोसिन। तो स्टूडेंट्स अगर आपको स्ट्रक्चर्स याद हो, आपकी बुक पे जो स्ट्रक्चर्स ड्रा किए गए हैं एडेनिन, थायमीन, गवानीन और साइटोसिन के और यूरासिल के, तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि ये स्ट्रक्चर किसका है? साइटोसिन का ये स्ट्रक्चर है। आपने इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से मेमोराइज करना है क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, ऑल एंजाइम्स आर डैश, फाइब्रस प्रोटीन, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, लिपोप्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन और ये चीज़ मेंशन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 74 है, द रिएक्टेंट्स ऑन विच एंजाइम्स वर्क आर, यानी कि वो रिएक्टेंट्स जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रोडक्ट्स, मेटाबोलाइट्स, सबस्ट्रेट्स या कैटाबोलाइट्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एंजाइम्स जिनके साथ रिएक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट, एंड देन इट कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट्स। तो ऑप्शन सी जो है सबस्ट्रेट ये हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस, कह रहे कि इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक आयंस है? ऑप्शन है कोएंजाइम्स, एक्टिवेटर्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप, एपोएंजाइम्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एक्टिवेटर होते हैं ये हमारे पास क्या थे? डिटैचेबल इनऑर्गेनिक आयंस आर कॉल्ड एक्टिवेटर। तो जो एक्टिवेटर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? मोर स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक आयंस। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक आयंस हमारे पास क्या होंगे? एक्टिवेटर्स। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी, कह रहे कि इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि नॉन सेलुलर है और इन्फेक्शियस है और इन्फेक्शन कॉज करता है? माइकोप्लाज्मा, एस्चेरिशिया कोलाई, हर्पिस वायरस या डिप्लोकोकस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटाइटी वायरस होते हैं। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है उनमें से जो हर्पिस वायरस का नाम लिखा गया दैट इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये वायरस है और वायरस नॉन सेलुलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, द वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस विदाउट इन्वेडिंग सेल, इन बैक्टीरियल सेल, बाय माइटोसिस, बाय मियोसिस। अब अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शन में से जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, इन बैक्टीरियल सेल। लेकिन वायरस लाजमी नहीं कि बैक्टीरियल सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करेगी, किसी भी लिविंग सेल के अंदर अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है। आपको पता है कि ये जब भी किसी लिविंग सेल के अंदर जाता है तो उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में करता है एंड देन अपने आप को क्या करता है? रेप्लिकेट करता है या अपने आप को रिप्रोड्यूस करवा रहा होता है। तो इसलिए इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन बी है इट इज़ अ मोस्ट रेलिवेंट एंड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है, द लाइफ साइकिल इन विच द फेज किल्स द बैक्टीरिया इज नाउन एज, कह रहा है कि एक ऐसा लाइफ साइकिल जिसके अंदर बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को किल कर देता है, वो कौन सा लाइफ साइकिल है? ऑप्शन ए ट्रांसडक्शन, ऑप्शन बी टेम्परेट फेज साइकिल, ऑप्शन सी लाइटिक साइकिल एंड ऑप्शन डी लाइसोजेनिक फेज साइकिल। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि दो लाइफ साइकिल थे बैक्टीरियोफेज के, एक था लाइटिक साइकिल और एक हमारे पास था लाइसोजेनिक साइकिल। और हमने ये पढ़ा था कि जो लाइटिक साइकिल है इसके अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन सी है लाइटिक साइकिल ये हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स गट लिविंग symbiote Escherichia coli is found in which of the following shapes gut living symbiote Escherichia coli is found in। अब वो कह रहे हैं कि जो इकोलाई की शेप है वो किस तरह की होती है। अब एस्चेरिशिया की कोलाई की अगर हम बात करें, आपने याद होगा बैक्टीरिया की शेप्स पढ़ी थी, कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरल। कोकाई ओवल होते हैं, बेसिलाई राउंड होते हैं, स्पाइरल जिगजैग होते हैं। और आपने पढ़ा भी था कि जो इकोलाई है इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ बेसिलाई। और बेसिलाई क्या होते हैं? रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शंस को देख लेते हैं, रोड, ओवल, स्पाइरल, रॉड, राउंड, ओवल, स्पाइरल और रॉड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ऑप्शन डी है रॉड शेप, ये हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 79 का, क्योंकि जो इकोलाई है इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ बेसिलाई। और बेसिलाई क्या होते हैं? रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, काइटिन, अ केमिकल फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा, इज आल्सो फाउंड इन सेल वॉल ऑफ। अब वो कह रहे हैं कि जो काइटिन है ये आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में होता है और किसकी सेल वॉल में पाया जाता है? ऑप्शन ए बैक्टीरियल, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी एल्जाई। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो काइटिन है इट इज अ केमिकल विच फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, स्नेल्स आर द इंटरमीडिएट होस्ट इन। कह रहे हैं कि जो स्नेल है ये हमारे पास इंटरमीडिएट होस्ट है किन के अंदर? ऑप्शन ए फेसिकुलर हेपेटिका, टीनिया सोलेनम, शिजोस्टोमा या एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनालिम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो फेसिकुलर हेपेटिका है स्नेल्स इनके अंदर क्या होते हैं? इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। ये आपकी किंगडम एनिमिलिया के अंदर एक क्लियर बुक की लाइन मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 82 है, डैश इज एन इंटेस्टिनल पैरासाइट ऑफ मैन बिलोंगिंग टू फाइलम नीमाटोडा। कह रहे हैं कि इंटेस्टिनल पैरासाइट्स ऑफ मैन जो कि फाइलम नीमाटोडा से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए टीनिया सोलेनम, ऑप्शन बी विक्योर्निया ब्रोंकिलिड, ऑप्शन सी एस्कैरिस लैम्ब्राइक्वाइड्स एंड ऑप्शन डी शिजोस्टोमा। तो स्टूडेंट्स ये भी आपकी बुक की लाइन है किंगडम एनिमिलिया में, बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है कि एस्कैरिस लैम्ब्राइक्वाइड्स इज एन इंटेस्टिनल पैरासाइट्स ऑफ मैन और ये फाइलम बिलोंग करता है किस फाइलम से? नीमाटोडा से। क्वेश्चन नंबर 83 है, फूड इज डाइवर्टेड इन द एसोफेगस बाय। कह रहे कि जो फूड है उसको डाइवर्ट किया जाता है एसोफेगस में किसकी मदद से? ऑप्शन ए ग्लॉटिस, ऑप्शन बी टंग, ऑप्शन ए ग्लॉटिस, ऑप्शन बी टंग, ऑप्शन सी चीक्स एंड ऑप्शन डी एपिग्लॉटिस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एपिग्लॉटिस है इट इज अ फ्लैप। ये हमारे पास एक फ्लैप है जो कि किसके ऊपर होता है? ग्लॉटिस के ऊपर होता है। और जब भी हम स्वॉलो करते हैं तो एपिग्लॉटिस पार्शियली कवर कर लेता है ग्लॉटिस को, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो कहाँ चला जाता है? एसोफेगस में चला जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी एपिग्लॉटिस। क्वेश्चन नंबर 84 है, लेबल ए इन द फॉलोइंग डायग्राम। कह रहे हैं कि आपको एक डायग्राम दी गई है, आपने इस डायग्राम के अंदर जो ए लेबलिंग है वो बतानी है कि वो कौन सी है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डायग्राम है इट इज़ नॉट सो क्लियर, तो हम इसलिए इस एमसीक्यूज़ को यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। आपको पता है कि ये स्टमक की डायग्राम बनाई गई है और आपको पता है कि स्टमक का जो ऊपर वाला रीजन होता है वो कार्डियक स्फिंक्टर होता है, जहाँ पे आपका एसोफेगस और स्टमक आके लग रहा होता है। उसके बाद जो स्टमक और ड्यूडिनम वाला एरिया है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। सेंटर वाला एरिया जो है वो उसका बॉडी है सारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, नेक्स्ट की तरफ, एंजाइम्स पेप्सिन एक्ट्स ऑन। कह रहे हैं कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो किसके ऊपर एक्ट करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन और उसकी प्रोडक्ट पॉलीसेकेराइड्स हैं, ऑप्शन बी पॉलीपेप्टाइड डाइपेप्टाइड्स, ऑप्शन सी फैट्स फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल, ऑप्शन डी प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो पेप्सिन है इज एन एंजाइम, ये एक्ट करता है प्रोटीन्स के ऊपर, उन्हें ब्रेक कर देता है किसके अंदर? पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर। उसके बाद एरिप्सिन आता है जो कि एरिप्सिन आता है, ट्रिप्सिन आते हैं, ये डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो फर्दर इसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। बट ऑप्शन ए हियर इज मोस्ट रेलेवेंट आंसर, प्रोटीन टू पॉलीपेप्टाइड्स। क्वेश्चन नंबर 86 है, फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक वॉल वेयर एक्स इज। कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया, अब यहाँ पे जो एक्स को लेबल किया गया आपने बताना कि ये एक्स क्या है। स्टूडेंट्स एक्चुअली में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स के अंदर आपको डिफरेंट सेल्स को लेबल किया है। कह रहे हैं कि जो एक्स को लेबल किया गया बताओ वो सेल्स कौन से हैं? आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे,
तो स्टूडेंट आपने अगर डायग्राम याद हो, आपने फर्स्ट ईयर की बुक में ये डायग्राम देखी थी, तो यहाँ पे जो एक्स है दैट इज ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87 है, लेबल द पार्ट वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम। कह रहे हैं कि इस डायग्राम के अंदर जो वाई है वो क्या है। ऑप्शन ए प्लूरा, ऑप्शन बी डायफ्राम, ऑप्शन सी चेस्ट कैविटी एंड ऑप्शन डी इंटरकोस्टल मसल्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एट दी बेस ऑफ लंग्स अ थिक मस्कुलर शीट दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। तो ये ऑप्शन बी जो है डायफ्राम, इट इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू मैल न्यूट्रिशन। कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि मैल नरिश से एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी एस्थमा, ऑप्शन सी एम्फीसीमा एंड ऑप्शन डी ट्यूबरक्लोसिस। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो टीबी है ये एक ऐसी बीमारी है जो कि उन लोगों में ज़्यादा होती है जो कि मैल नरिश्ड होते हैं, पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स जिनके होते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2017 का एमडी कैट का पेपर था जो कि यूएचएस में आया था। तब बायो के 88 एमसीक्यूज आया करते थे, अब जो न्यू मॉडर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग तो 68 एमसीक्यूज हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इन एमसीक्यूज को ध्यान से सुनना है। कोई भी क्वेरी, कोई भी एमसीक्यूज अगर आपको लगता है कि वो आपको ठीक से समझ नहीं आया तो आप उससे उस कमेंट बॉक्स के अंदर उसके बारे में पूछ सकते हैं। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफ़िज़।